हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 to 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 to 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है। ये क्लास 2 में आपको मिलेगा और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है। अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन पहले किसका, इंस्पेक्शन सर्च सीजर ई वे बिल का। तैयार है आप जी? यहां से देखेंगे पहले स्लाइड से एक बार। इंस्पेक्शन क्या होता है जी, पहले वो समझिए। ये एम्प्लॉई इस मोटू से खफा है, क्यों? क्योंकि ये बिना इनवॉइस बिना ई वे बिल के माल बेचता है, तो इसको शिकायत करी, मैं तेरी ऑफिसर को शिकायत करूंगा। इसको आया गुस्सा, इसने पटक कर मारा, इसका चश्मा तोड़ फोड़ दिया। अब ये क्या चुप बैठने वालों में से थी? नहीं, ये पहुंची ऑफिसर के पास, शिकायत दी लिखित में, ये हमारा जो बॉस है बिना इनवॉइस बिना ई वे बिल के माल बेचता है। यहां से इस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव आ गया कि अब इसकी प्रीमाइसेस की इंस्पेक्शन हो सकती है। तो इंस्पेक्शन के लिए पहले रीजन टू बिलीव चाहिए। तो क्या ये कमिश्नर खुद जाएगा? नहीं, ये किसी अथॉराइज्ड ऑफिसर को भेजेगा। इसने अथॉराइज्ड ऑफिसर को भेजा, भाई जाओ चेक करके आओ ये बिल काटता है कि नहीं काटता, ऐसी माल तो नहीं बेच रहा। अच्छा, क्या ऑफिसर माल परचेज कर सकता है ये देखने के लिए इनवॉइस बनाता कि नहीं बनाता? जी हाँ। तो ये इसने इसको बोला भाई मेरे को तो ना बिना बिल के माल चाहिए। बिना, वो कहता आहा हम हमारा काम ही कैश में डील करना है, लो ना। बड़े खुश हो के देखो मोटू बता रहा है इसको, कह रहा हमारा तो काम ही बिना बिल के माल बेचना है। इसे पता नहीं आज इसकी शामत आने वाली है। तो ये डाटा कलेक्ट किया इन्होंने। अब यहां पर जो बुक्स और गुड्स पड़े हुए थे सारे अनअकाउंटेड थे, क्या इनको उठा के जा सकता है? ध्यान रहे, इंस्पेक्शन के दौरान जो गुड्स डॉक्यूमेंट सीज नहीं किए जा सकते। अब पहले सर्च वारंट लेकर आना पड़ेगा, तो इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट हो जाएगी। इंस्पेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर्च में। तो सर्च में आपके गुड्स डॉक्यूमेंट सब कुछ सीज किए जा सकते हैं। अच्छा, आपके साथ ये जो ट्रक वाला ये भी मिला हुआ है, तो क्या इसके प्लेस पे भी विजिट हो सकती है? जी हाँ, आपके प्लेस पे विजिट हो सकती है और ट्रक वाले के प्लेस पे भी। तो किस किस के प्लेस पे विजिट हो सकती है? टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पर, ट्रांसपोर्टर के, और वेयरहाउस कीपर। अगर यहां पर आपके गुड्स रखे हैं अनअकाउंटेड और आपने इसे अपना एडिशनल प्लेस भी नहीं दिखा रखा रजिस्ट्रेशन में, तो इसके प्लेस पे विजिट हो सकती है। और यहां पर अब ये तो उठा नहीं सकते थे इंस्पेक्शन में, तो पहले सर्च वारंट लेकर आए। सर्च वारंट में हम आपके बुक्स डॉक्यूमेंट गुड्स सब कुछ सीज कर सकते हैं। अच्छा, मोटू था गुस्से वाला, तो हम पुलिस ऑफिसर को क्यों ले आए? हम पुलिस ऑफिसर को साथ में लेके जाएंगे, ऐसा सेक्शन 72 बोलता है कि आप सहायता ले सकते हैं पुलिस की अगर आप लेकर जाना चाहते हैं इनको साथ में। तो अच्छा जी, अब ये जो एसएससी है कहता है मेरे को ना फोटोकॉपी चाहिए, मैं अपना बिजनेस कैसे करूंगा? जो तुम बुक्स उठा के जा रहे हो, एक बार मेरे को इसको फोटोकॉपी तो ले देने दो। डेटर से मेरे को पैसा कलेक्ट करना, मैं कैसे कलेक्ट करूंगा? तो इसको दी जा सकती है फोटोकॉपी, एक्सट्रैक्ट दी जा सकती है। इस सर्च के दौरान अगर कोई बॉक्स ओपन नहीं किया जाता, उसका एक्सेस नहीं दिया जाता, दरवाजा बंद है, अंदर बुक्स रखी हुई है या गुड्स रखी है, वो उसको खोल के नहीं दिखाई जाती, तो दया बन जाएंगे, उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। तो दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा। और अगर इस सर्च के दौरान कुछ ऐसी मशीनें, बहुत बड़ी मशीन है, इसको सीज करना पॉसिबल नहीं है,
तो ताला मार देंगे, लॉक कर देंगे दरवाजे को और कहेंगे कि इनको आप डील नहीं करोगे इनमें जब तक हमसे परमिशन ना ले लो। ऐसी ऐसी कुछ बातें हम आइए जरा डिस्कस करते हैं अपने नोट्स में। तो पेज नंबर 17.2 पर आपने ऐसा चार्ट बना रखा है, इंस्पेक्शन सरप्राइज विजिट है। ये सरप्राइज विजिट भी रीजन टू बिलीव होना चाहिए, जैसे कि आपको कोई एम्प्लॉय से शिकायत मिली है ऑफिसर के पास में, तो उसके बेसिस पर वो इंस्पेक्शन करने जाएगा। इंस्पेक्शन के दौरान जो डॉक्यूमेंट बुक्स हैं वो सीज नहीं हो सकती, अगर सीज करनी है तो पहले सर्च वारंट लेकर आओ। सर्च के दौरान सीज किया जा सकता है, सीजर में पोजेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, लेकिन ओनरशिप नहीं। अब सीजर के बाद प्रोसीडिंग शुरू होती है, सर्च टीम और एसएससी दोनों अपना पक्ष रखते हैं और अल्टीमेटली फिर गुड्स कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं। कॉन्फिस्केशन में ओनरशिप ही गवर्नमेंट के पास चली जाती है, ठीक है, ऐसी हमने बात करी थी। तो हम देखेंगे सेक्शन 67 कौन इंस्पेक्शन कर सकता है जी? ज्वाइंट कमिश्नर अब खुद नहीं इंस्पेक्शन करेगा, अथोराइज करेगा किसी ऑफिसर को, जाओ इंस्पेक्शन, क्योंकि ये मेन काम नहीं है, पहले किसी अथोराइज ऑफिसर को भेजो, जाओ चेक करके आओ। कहां पर? टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पर, ट्रांसपोर्टर के प्लेस पर और ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस के प्लेस पर, अगर ये भी इसके साथ मिले हुए हैं तो। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पर 4 केसेस में आ सकते हैं। पहला, अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शन, अपनी वैल्यू कम दिखा के सप्लाई को सप्रेस कर रखा है। नंबर 2, स्टॉक को सप्रेस कर रखा है। तीसरा, ज्यादा आईटीसी ले रखा है। चौथा, ऐसा कोई कंट्रावेंशन जिससे कि टैक्स इवेड हो रहा है, जैसे कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एडिशनल पेज दिखा नहीं रखा और वहां से माल बेच रहे हैं। तो ये 4 केसेस में टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पर इंस्पेक्शन हो सकती है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर और दूसरा वेयरहाउस का जो ओनर है, इसके प्लेस पर इंस्पेक्शन कब हो सकती है? जब इन्होंने ऐसे गुड्स, ट्रक में ऐसे गुड्स हैं जिस पर टैक्स इवेडेड है, बिल नहीं है उनका, ईवे बिल नहीं है। दूसरा, या फिर ऐसे गुड्स रखे हुए या अकाउंट रखे हुए जिसमें लाइकली टू इवेड टैक्स, टैक्स इवेड हो सकता है, तो इनके प्लेस पर भी इंस्पेक्शन हो सकती है। तो यहां बात हुई खत्म इंस्पेक्शन की। अब सर्च की। सर्च इंस्पेक्शन की वजह से हो सकती है, मतलब इंस्पेक्शन के बाद सर्च में कन्वर्ट हो गया, वो बुक्स डॉक्यूमेंट सीज करना चाहते थे तो इंस्पेक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो अब वो सर्च वारंट लेकर आना पड़ेगा। या डायरेक्ट सर्च भी हो सकती है। कब हो सकती है डायरेक्ट सर्च? अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है, किसके पास? ज्वाइंट कमिश्नर अब ऑफिसर के पास। अच्छा, सर्च ये खुद भी कर सकता है या ऑथराइज भी कर सकता है दूसरे ऑफिसर को। इंस्पेक्शन में खुद इंस्पेक्शन नहीं करने जा रहा था, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये डायरेक्ट सर्च कब हो सकती है जी? बिना इंस्पेक्शन के, जब रीजन टू बिलीव है कि गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है या डॉक्यूमेंट बुक्स छुपा रखे हैं जिसमें टैक्स इवेजन हो रखी है। अब सर्च के दौरान अगर एक्सेस डिनाई किया जाता है तो दया बन जाएगा, तोड़ देगा उस दरवाजे को, अलमीरा को, जहां पर डॉक्यूमेंट बुक्स गुड्स रखे हुए हैं जिस पर टैक्स इवेडेड है। अब इसके बाद सर्च के दौरान अगर उन गुड्स को सीज करना पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए मशीन में वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी मशीन है या डेंजरस गुड्स हैं, तो एक ऑर्डर पास कर देगा कि आप इन गुड्स में डील नहीं करोगे, उस पर लॉक कर देगा। अगर सीज करना पॉसिबल है तो हम क्या उठाने गए हैं? गुड्स को या डॉक्यूमेंट्स को? दोनों को। पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स को क्या आप हमेशा अपने पास रखेंगे? नहीं, जब तक इंक्वायरी के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कोई ऐसे साल के बुक्स हैं जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो वो लौटा देंगे नोटिस इशू होने के 30 दिन में। अगर वो कॉपी मांगता है, फोटोकॉपी मांगता है, ले लेने देंगे। नेक्स्ट, अगर गुड्स सीज की बात अब आती है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, गुड्स की। गुड्स के 6 महीने के अंदर, सीज करने के 6 महीने के अंदर उसे नोटिस पहुंचाना होगा। अगर 6 महीने नोटिस नहीं दिया तो गुड्स रिटर्न करने पड़ जाएंगे। ये 6 महीने वाला फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ओके, अब अगर गुड्स पेरिशेबल है या हैजार्डेड गुड्स हैं तो क्या उनको बेच दें? भाई इतना टाइम इंतजार क्या करें? उनको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऐसी गुड्स की लिस्ट को, तो उनको बेचा जा सकता है, उनको बेचा। और प्रॉपर ऑफिसर इन्वेंटरी मेंटेन करेगा जो भी गुड्स सीज होकर आए हैं। क्या आप अपने गुड्स की प्रोविजनल रिलीज करा सकते हैं? जी। इसके लिए आपको दो में से कोई एक काम करना होगा। पहला, या तो आप बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी दें, या दूसरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करें, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेक्शन 67(12) पहले देखेंगे। क्या कमिश्नर ये चेक करने के लिए कि आप टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं या नहीं करते, इसके लिए वो आपसे कुछ माल परचेज कर सकता है या सर्विस ले सकता है? जी। अब गुड्स अगर वो रिटर्न करता है, सर्विस तो रिटर्न हो नहीं सकती। अगर वो गुड्स रिटर्न कर देता है तो आपको उसका पूरा बिल का अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा विद जीएसटी, ठीक है, और उस बिल को आप कैंसिल कर देंगे। सेक्शन 67(11) ये क्या कहता है? अब बुक्स कौन सी? जब आपकी सर्च के बाद में ये दोनों को बुलाया जा रहा था, एसएससी को भी और सर्च टीम को भी,
कि ये आप गुड्स कॉन्फिस्केट करने के नहीं, इस दौरान आप कुछ बुक्स लेके आए, उसमें भी गड़बड़ मिली, क्या उन बुक्स को सीज किया जा सकता है और आपको एक रिसिप्ट दे दें? जी, उनको भी सीज कर लेंगे और रिसिप्ट दे देंगे कि वो हम आपकी प्रोसिक्यूशन के लिए आपको इस मटेरियल को यूज करेंगे। इस सर्च सीजर में क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट, जो सर्च की रिपोर्ट है, क्या कोर्ट के मजिस्ट्रेट को देनी है? नहीं, ये कमिश्नर को प्रोवाइड करनी है। ये हुआ सेक्शन 67। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, 17.3 पेज पर आएंगे। हाँ जी, सेक्शन 71 67 से थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर भी आपके बिजनेस की प्रीमाइसेस पर आ रहे हैं, वहां पर भी आ रहे थे, लेकिन ये डिफरेंट है। यहां रीजन टू बिलीव जरूरी नहीं है। यहां अथॉराइज ऑफिसर, जो ज्वाइंट कमिश्नर या अबव ऑफिसर और अथॉराइज ऑफिसर यहां पर आ सकता है। क्या चेक करने के लिए? आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके बुक्स, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को चेक करने के लिए। कौन आ सकता है जी? एक तो 71 वाला अथॉराइज ऑफिसर आ सकता है और इसके अलावा ऑडिट पार्टी, जो सेक्शन 65 में डिपार्टमेंट ऑडिट करता है या सीएसीएम में ऑडिट करता है, ये आपके यहां पर आ सकते हैं ऑडिट के लिए, स्क्रूटनी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, चेक के लिए। और अगर ये बुक्स मांगते हैं, आपको अवेलेबल कराना होगा 15 वर्किंग डे में या फर्दर पीरियड में। कौन सी बुक्स अवेलेबल करानी है? जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और आपने डिक्लेयर कर रखे हैं ऑफिसर को, वो वाले। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर रेलेवेंट रिपोर्ट्स। तो फर्क ये है कि यहां पर रीजन टू बिलीव जरूरी है, डायरेक्टली प्रीमाइसेस पर एक्सेस हो सकता है, आ सकते हैं वो। नेक्स्ट, हाँ जी, इसके बाद सेक्शन 72 पहले देखेंगे। जब डिपार्टमेंट का बंदा बुक सीज करने लगा, गुड सीज करने लगा, उस मोटू ने हाथ काट दिया, उसका हमला बोल दिया उसके ऊपर में, तो वो बड़ा उच्छृंखल किसान का वो आदमी था। तो इसके लिए आप पहले काम करो, पुलिस को साथ में लेकर जाओ। तो ऑफिसर पुलिस की सहायता ले सकता है, रेल कस्टम ऑफिसर की, एसजीएसटी ऑफिसर की, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर की, विलेज ऑफिसर की सहायता ले सकता है इस जीएसटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। ये गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं कुछ और ऑफिसर्स को भी जो इस जीएसटी ऑफिसर की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 70। हाँ जी, समन देकर बुलाया है तो आना पड़ेगा। अगर न गए तो क्या होगा? एक तो सेक्शन 122(3) में सीजीएसटी में पेनल्टी 25,000 तक की, इतनी ही एसजीएसटी में, ये मैक्सिमम पेनल्टी है। इसके अलावा जेल में जाना पड़ सकता है, ये इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है। अगर समन पर्सन नहीं जाता, जिसको बुलाया गया है, किस लिए बुलाते हैं? कुछ एविडेंस लेने के लिए या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर बुलाया है तो जाना पड़ेगा। और अगर तुमने वहां पे गए और अगर तुमने फॉल्स एविडेंस दिया तो सेक्शन 193 का अपराध है, ये आपको 7 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। और अगर तुमने उसके इंटेंशनली इंसर्ट करी उस ऑफिसर की जिसने ये समन देकर बुलाया था, तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है, ऐसा 220 ऑफ इंडियन पेनल कोड में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आपको ट्रू एंड करेक्ट डिटेल देनी और जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो भी जेल हो सकती है और ये पेनल्टी भी लग सकती है। अच्छा, इसके लिए इंस्ट्रक्शन इशू हुई है। मेन बैच एक बार 17.27 पे आएंगे, फास्ट बैच 17.4 पर। हाँ जी, समन अभी हमने बात की, दो वजह से इशू किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और डॉक्यूमेंट और थिंग कलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, मेन बैच आगे आप 17.27 पर देखेंगे कौन समन इशू करेगा। एक तो यहां पर ये ना अननेसेसरी तंग कर रहे थे ऑफिसर, तो ये इंस्ट्रक्शन, फिर शिकायतें गई गवर्नमेंट के पास में, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन इशू करनी पड़ी। उन्होंने खाम खा कंपनी के जो एमडी है, जो बड़े बड़े ऊपर सीईओ है, सीएफओ है, उनको बुला लिया करते थे, बोले अननेसेसरी उनको तंग मत करो और हमेशा के लिए ये समन मत भेजो। अगर प्लेन लेटर से काम चल सकता है तो प्लेन लेटर से ही काम चलाओ, कुछ डॉक्यूमेंट मंगाने तो प्लेन लेटर से काम चलाओ। और कौन समन इशू करेगा जी? ये समन सुप्रीडेंट इशू कर सकता है या उससे ऊपर वाले ऑफिसर। सुप्रीडेंट अगर ये इशू कर रहा है तो पहले उसे परमिशन लेनी पड़ेगी रिटन में एसीडीसी से, और अगर रिटन में परमिशन नहीं ले सकता क्योंकि वो एसीडीसी अभी ऑफिस में है नहीं, तो फोन पे ओरल परमिशन ले ले, बाद में रिटन में परमिशन ले ले। मतलब परमिशन तो लेनी ही है सुप्रीडेंट को अगर समन भेजना है तो। नेक्स्ट, समन के ऊपर में डीआईआर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए मैंडेटरी तौर से, नहीं तो वो समन इनवैलिड है। डिन होगा तो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया भी गया कि नहीं। और इस समन में ऑफेंडर का नाम लिखा होना चाहिए कि वो विटनेस के लिए बुला रहे, विटनेस था इसलिए उसे बुलाया है, या एक्यूज है या को एक्यूज है, क्यों बुलाया है, ये उस पर मेंशन होना चाहिए। तब नहीं मेंशन होगा अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट होगी। नेक्स्ट, समन इन केसेस में अवॉइड करना चाहिए। कौन से? अगर उनको उन डॉक्यूमेंट को मंगाना है जो ऑलरेडी पोर्टल पर अवेलेबल है, जीएसटीआर 3B9, इसके लिए क्यों समन भेज रहे हो, पागल हो गया। नेक्स्ट, रिपीटेड समन भेजे जा रहे हो, पहले वाला पहुंचा नहीं है
तो इसमें अवॉइड करो। और सीधा सीधा सीएमडी, एमडी, सीईओ, सीएफओ कंपनी के इनको मत बुलाओ अनटिल न इनकी इन्वॉल्वमेंट आपको पूरा पक्का पता है कि है। सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए मत बुलाओ इनको, सीधा सीधा नीचे वाले लोगों को बुलाओ। ये क्या सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल को बुलाने बैठ गए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, समन जो है इसके बाद जाना जरूरी है, तो उसे रिकॉर्ड करना है कि वो आया था बंदा, उसने क्या स्टेटमेंट दी, वो उसमें मेंशन करना होगा। और जिस दिन बुलाया उस दिन ऑफिसर को भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वो उस दिन प्रेजेंट नहीं होगा तो फोन करके बताएगा या रिटर्न में बताएगा मैं नहीं होऊंगा उस दिन अवेलेबल, प्लीज आप इस दिन मत आइए। नेक्स्ट, अगर आप समन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा वो बात करते हैं पहले। अच्छा, वोमन को कोशिश करें ना बुलाए समन देकर, लेकिन फिर भी बुलाना है तो फिर आप एक काम करें, वोमन ऑफिसर प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में ही उससे कोई स्टेटमेंट ली जाएगी। नेक्स्ट, 3 समन भेज दिए फिर भी नहीं आए, तब आप कंप्लेंट करो सेक्शन 172 या 174 ऑफ इंडियन पेनल कोड में। तो उससे क्या होगा, फिर उस बंदे को पकड़कर पुलिस लाएगी और फिर आप उसकी स्टेटमेंट ले लेना। और फिर नेक्स्ट 193 और 228 तो हम आपको बता चुके हैं इंडियन पेनल कोड वाले, कि आप इंसल्ट करते हैं ऑफिसर की तो जेल हो सकती है, या आप फॉल्स एविडेंस देते हैं तो जेल हो सकती है। इसके बाद मेन बैच पेज नंबर 17.9 पे आ जाइए और फास्ट बैच 17.6। फटाफट से हम ई वे बिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेक्शन 68 कहता है कि पर्सन इंचार्ज को जब वो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो अपने साथ इनवॉइस और ई वे बिल की कॉपी लेकर चलनी है, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो हम ई वे बिल के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, ई वे बिल पेज नंबर 17.9 मेन बैच आ जाइए और फास्ट बैच 17.6। मैं एक बार दिखा दूं आपको, ई वे बिल के 2 पार्ट होते हैं। ई वे बिल के 2 पार्ट हुआ करते हैं, एक पार्ट ए और एक आपका पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी इनवॉइस की या डिलीवरी चालान में जो गुड्स की वैल्यू होती है, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट या डिलीवरी चालान का नंबर, डिलीवरी चालान की डेट और गुड्स की वैल्यू, गुड्स का कोड, एचएसएन कोड, ये जाता है। तो मतलब इनवॉइस की डिटेल जाती है पार्ट ए में। पार्ट ए फाइल होने के बाद यूनिक नंबर मिलता है, ई वे बिल नंबर नहीं। पार्ट बी, यहां ट्रक की डिटेल जाएगी, व्हीकल नंबर जाएगा और जिस मोड से आप भेज रहे हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे बिल टी नंबर, रेल के थ्रू भेज रहे तो रेल रिसिप्ट नंबर, अगर आप शिप के थ्रू भेज रहे तो बिल ऑफ लैंडिंग नंबर, एयरलाइन के थ्रू भेज रहे तो एयरवे बिल नंबर। ये पार्ट बी भरने के बाद आपको ई वे बिल नंबर मिला करता है। पार्ट बी फाइल करने के बाद ई वे बिल नंबर मिला करता है। तो पार्ट बी भरने के बाद ही ई वे बिल नंबर वैलिड, ये ई वे बिल वैलिड होता है। पार्ट ए भरने के 15 दिन के अंदर पार्ट बी आपको भरना होता है, फिर आपका ई वे बिल वैलिड होता है। ये कौन भरेगा? हाँ जी, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, और ये मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले, ध्यान रहे अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं, इससे पहले अगर गुड्स की मूवमेंट सप्लायर कर रहा है तो ये कंसाइन, ये सप्लायर भरेगा, ये पार्ट है। अगर रिसीपिएंट गुड्स की मूवमेंट कर रहा है तो रिसीपिएंट। कब? मूवमेंट से पहले ये पार्ट ए भरेगा जी। और इसके बाद यूनिक नंबर जनरेट होगा। अच्छा, ये पार्ट ए मैंने आपको बता दिया, कंसाइनर भरता है। क्या ये कंसाइनी ट्रांसपोर्टर को या कुरियर एजेंसी को या इको को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो भर ले पार्ट बी, ये पार्ट ए भर ले जी। ध्यान दीजिए, पार्ट ए भरना है किसको? पार्ट ए भरना है जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। पार्ट बी की डिटेल, क्योंकि ट्रक का नंबर है तो वो तो ट्रांसपोर्टर को पता होगा ना कौन से ट्रक में माल जा रहा है, जो बिल्टी नंबर, तो हम इसको असाइन कर देते हैं ट्रांसपोर्टर को, फिर वो पार्ट बी भर ले। लेकिन चूंकि उसको पार्ट बी भरना ही है, आप उसको पार्ट ए भरने के लिए भी ऑथराइज कर सकते हैं। ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी, इन्हें पार्ट बी भरना तो था, अब इनको पार्ट ए भरने के लिए भी ऑथराइज कर सकते हैं। अगर आप जो वर्क के थ्रू जो वर्कर के पास भेज रहे हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल है, जो वर्कर कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पार्ट बी भरने के बाद ही, जो कि 15 दिन में भरना है, पार्ट ए भरने के, आपको ई वे बिल नंबर मिलेगा। तो आइए एक बार अपने नोट्स में, और यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, ध्यान रहे, अगर सेल हुई, मूवमेंट नहीं हुई, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी गुड्स किराए पर थे, वही आपने परचेज कर लिए, तो यहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई तो ई वे बिल नहीं बनेगा जी, ई वे बिल नहीं बनेगा। रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर कोई भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर अगर सर्विस प्रोवाइडर गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, जैसे मैं कोचिंग की सर्विस देता हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं अगर दिल्ली से सोनीपत हरियाणा में आता है, वहां पर अगर कुछ कंप्यूटर लेकर आता हूं, तो क्या अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है, मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा? जी हाँ, बनाना पड़ेगा।
और इसके लिए नीचे हमने एरो से कनेक्ट किया था, हाँ जी, जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है अगर वो सप्लायर है तो वो ईवे बिल बनाएगा, रिसीपेंट गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो बनाएगा। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज कर लिया और आप रिसीपेंट रजिस्टर्ड है तो माना जाएगा जो रिसीपेंट रजिस्टर्ड है इसने ही गुड्स की मूवमेंट करे, तो ये रिसीपेंट रजिस्टर्ड ईवे बिल बनाएगा। लेकिन अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है सप्लायर और बायर, फिर ईवे बिल नहीं बनेगा। लेकिन फिर इंटरस्टेट सेल की बात नहीं आएगी, इंट्रा में तो हो सकता है, इंटरस्टेट सेल होगी तो 1 रुपए की भी सेल हो तो रजिस्ट्रेशन कराना बनता है, ठीक है। अच्छा, यहां मैं आपको क्लियर करता चलूं, पार्ट ए कौन भरता है? जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। हम ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकते हैं, इको कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि पार्ट ए भर ले, ये हम बात कर चुके हैं। हाँ जी, पार्ट बी भरने के लिए आप उसको ईवे बिल असाइन करेंगे ट्रांसपोर्टर को। सर अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उस केस में वो एनरोलमेंट, आपने चैप्टर 10 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि फिर वो एनरोलमेंट लेता था पैन के बेसिस पर, तो फिर वो एनरोलमेंट ले लेगा, उसके बेसिस पर वो ईवे बिल बनाएगा, पैन के बेसिस पर एनरोलमेंट करेगा फिर ईवे बिल बनाएगा। अच्छा जी, यहां पार्ट ए और बी दोनों आपको ही भरने होंगे अगर आप अपने कन्वेंस में लेकर जा रहे हैं, या आपने किराए पर कन्वेंस ले रखा है, या कोई पब्लिक कन्वेंस है, या गुड्स की मूवमेंट रेल, एयर या वेसल के थ्रू हो रही है, तो दोनों आप ही पार्ट भरेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ रोड के केस में आप असाइन कर सकते हैं ट्रक वाले को कि तो पार्ट बी भर ले, बाकी केसेस में आप दोनों ही पार्ट खुद ही भरा करते हैं, दोनों पार्ट खुद ही भरा करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कंसाइनर कंसाइनी ने ईवे बिल जनरेट नहीं किया है, फिर ये ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल जनरेट करना होगा अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है और ये इंटरस्टेट सप्लाई है, रोड वाला केस हो, मतलब ये शिप एयर रेल वाला केस नहीं है, रोड वाला केस है ये, तो इस केस में ट्रांसपोर्टर को ईवे बिल बनाना होगा, ये रूल 138(7) में लिखा हुआ है। आ जाइए वापस यहां पर, हाँ जी, ईवे बिल कब बनाना है? मूवमेंट से पहले बनाना है। किस केस में बनाना है? अगर आपने सप्लाई सेल करी है, इस वजह से मूवमेंट हो रही है तो बनाना है। अगर सेल नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई, फिर भी गुड्स की मूवमेंट हो रही है, जैसे सेल एंड अप्रूवल बेसिस पर भेजा है, वारंटी अंडर रिप्लेसमेंट में भेजा है, रिपेयर के लिए भेजा है, जॉब वर्क के लिए भेजा है, कोई एग्जीबिशन में भेजा है, तब भी ईवे बिल बनेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया तो भी ईवे बिल बनेगा। और यहां पर हमें एक कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर देखनी है। कंसाइनमेंट का मतलब है एक इनवॉइस की वैल्यू, तो उस इनवॉइस की या डिलीवरी चालान की वैल्यू देखनी है, अगर वो 50,000 से ऊपर है तो आपको ईवे बिल बनेगा। तो इसके लिए यहां वैल्यू का क्या मतलब है, यहां मैं क्लियर कर दूं, वैल्यू सेक्शन 15 में आप निकालेंगे, इसमें ऐड करेंगे जीएसटी या कंपनसेशन सेस, माइनस करेंगे इसमें आप एग्जाम सप्लाई है तो, एग्जाम सप्लाई है तो। अच्छा, हर इनवॉइस के लिए एक ईवे बिल होगा। मान लीजिए एक ट्रक में आपका 3 कंसाइनमेंट आ रहे हैं, हर एक का अलग अलग इनवॉइस है, तो हर एक इनवॉइस में चेक करेंगे कि आपका ईवे बिल बनना कि नहीं बनना। मान लीजिए 3 कंसाइनमेंट आ रहे हैं, पहले कंसाइनमेंट विद जीएसटी 52,000 वैल्यू है, ईवे बिल बनेगा। सेकंड कंसाइनमेंट 55,000 वैल्यू है, ईवे बिल बनेगा। लेकिन थर्ड कंसाइनमेंट 50,000 से कम है तो ईवे बिल नहीं बनेगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी कराए थे आपको, एक बार कहो तो मैं स्लाइड से दिखा दूं। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, हाँ जी, राजस्थान की एक कंपनी है और इसने एमपी वाले बायर को माल बेचा है। एमपी वाले बायर ने एक ऑर्डर दिया कितने का? 1,40,000 का। हमें इस ऑर्डर की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें देखना है हैप्पी कंपनी इनवॉइस कितने का बना रही है। हैप्पी कंपनी की 3 दुकानें हैं राजस्थान में, एक राम स्टोर के नाम से, एक श्याम स्टोर के नाम से और ये एक मोहन स्टोर के नाम से। तीनों से अलग अलग इस 1,40,000 का सामान अलग अलग जगह से दिया गया। राम स्टोर से 43,000, श्याम स्टोर से 45,000 और मोहन स्टोर से 52,000, तो तीनों को ऐड कर तो 1,40,000 आ रहा है विदाउट जीएसटी। अब इसमें जीएसटी ऐड कर लो, जीएसटी ऐड करने के बाद पहले वाले केस में 50,740 बना, सेकंड में 53,100 और थर्ड में 61,600। ये सारा सामान अब एक ही ट्रक में जा रहा है अब किशन के पास। सवाल ये है कि क्या ईवे बिल के लिए हमें ये ऑर्डर की वैल्यू देखनी थी या इनवॉइस वाइज वैल्यू देखनी है? ये सारा सामान एक ही बंदे का, एक ही कन्वेंस में जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इनवॉइस वाइज एक कंसाइनमेंट माना जाएगा, इसकी वैल्यू देखो विद जीएसटी, ये 50,000 से ऊपर है, ईवे बिल बनेगा। सेकंड में 50,000 से ऊपर ईवे बिल बनेगा, थर्ड में 50,000 से ऊपर ईवे बिल बनेगा, ठीक है जी। अगर किसी केस में ये एक वैल्यू नहीं होती 50,000 से ऊपर तो फिर उस केस में ईवे बिल नहीं बनता। चलिए, इसके बाद 2 केसेस में 50,000 से कम भी वैल्यू है तो भी ईवे बिल बनेगा। अगर आप जॉब वर्कर के पास इंटरस्टेट गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, या आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा था क्या कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे या हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे
तो आपको इंटरेस्टेड सप्लाई होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करती है। तो आपका रजिस्ट्रेशन माफ था रजिस्ट्रेशन लिमिट से अगर कम टर्नओवर है। ऐसे ही अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सूरजकुंड फरीदाबाद में मेला लगा हुआ था, चेन्नई का सेलर यहां गुड्स बेचने आ रहा है, तो चेन्नई में जितने का माल बेचता है और यहां पर फरीदाबाद में आकर जो गुड्स बेचेगा, दोनों की टर्नओवर मिलाकर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख से क्रॉस हुई तो रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज इसका रजिस्ट्रेशन एग्जाम था। लेकिन यहां से इधर मूव करने के लिए, फरीदाबाद में आने के लिए, सूरजकुंड मेले में आने के लिए इसे ई-वे बिल बनाना जरूरी था। वही यहां पर बोल रहा है कि यहां वैल्यू इररिलेवेंट है। फिर जैसे एक और एग्जांपल है, असम का सेलर यहां पर सूरजकुंड मेले में अपना सामान बेचने आ रहा है, तो यहां जब सामान लेकर आ रहा है तो पैन के बेसिस पर ई-वे बिल बनाकर आएगा, भले उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन एग्जाम्प्ट है। वैल्यू 50,000 से कम है इन केसेस में, भले 50,000 से कम हो, ई-वे बिल बनाकर आना है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, 2 केसेस में ई-वे बिल बनेगा ही बनेगा, चाहे 50,000 से कम की वैल्यू। नेक्स्ट, ये पॉइंट तो हमारा हो गया। अच्छा जी, पार्ट ए भी हो गया। ये नेक्स्ट, हु कैन जनरेट ई-वे बिल। हाँ जी, रेल एयर वेसल के केस में हमने बात कर दी, पार्ट ए पार्ट बी दोनों खुद भरेंगे। लेकिन रेल एयर वेसल के केस में पार्ट बी मूवमेंट से पहले नहीं बन सकता। अभी तक हम कह रहे थे पार्ट बी आपको मूवमेंट से पहले ही भरना है, मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले, लेकिन अब हम कह रहे हैं रेल एयर वेसल के केस में आप आफ्टर भी कर सकते हो। इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई? रेल के लिए रेलवे रिसिप्ट नंबर चाहिए पार्ट बी भरने के लिए, शिप के लिए बिल ऑफ लैंडिंग नंबर चाहिए, और एयर के लिए एयरवे बिल नंबर चाहिए। ये तभी मिलते हैं जब हम गुड्स इनको हैंडओवर कर दें, रेलवे वालों को, एयरलाइन को, शिपिंग कंपनी को। तो इन्होंने बोला चलो आप एक काम करो, फिर इन केसेस में, रेल एयर वेसल के केस में आपको ई-वे बिल साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बना ही नहीं होगा। ठीक है जी, वो आप बाद में बना लीजिए, लेकिन बनाना जरूर है। इसके लिए एक नोट है, रेलवे वाले आपको गुड्स की डिलीवरी नहीं देंगे जब तक आप पार्ट बी ई-वे बिल नहीं उनको दिखाओगे। और वो ई-वे बिल कब मिलेगा? उन्होंने आपको रेलवे रिसिप्ट नंबर दिया होगा, उसके बेस पे पार्ट बी भरो, फिर ई-वे बिल जनरेट करो, फिर गुड्स की डिलीवरी लेने जाओ। नेक्स्ट, ऑप्शनल ई-वे बिल। अगर 50,000 से कम की वैल्यू आपकी मर्जी, बनाना चाहो बना लो, या दोनों अनरजिस्टर्ड सेलर और बायर, तो आप ई-वे बिल बनाना चाहो बना लो। नेक्स्ट, कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर के पास भेजा गुड्स। एक बार मैं इसे स्लाइड से दिखाता हूं। ये हाँ जी, पार्ट बी ऑप्शनल है। कब? कंसाइनर से हम ट्रक वाले के पास भेज रहे हैं जी। क्यों? ट्रक वाला खुद नहीं आ सकता, हमारी गली बहुत भीड़ी सी है, वहां पे इतना बड़ा ट्रक आ ही नहीं पाएगा, तो हम छोटे हाथी या छोटे व्हीकल के थ्रू यहां पर भेज रहे हैं। तो यहां मूवमेंट से पहले पार्ट ए तो बनाना है, लेकिन पार्ट बी ऑप्शनल है। क्यों पार्ट बी ऑप्शनल है जी? ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रक जब जाएगा कंसाइनर के पास, पार्ट बी तो भरा ही जाएगा ना, इसका नंबर आएगा ही आएगा। अच्छा, अब ऐसे ही अब ये ट्रक गया, कंसाइनी की गली भी छोटी है, वहां तक तो पहुंच गया ट्रांसपोर्ट हब तक, लेकिन कंसाइनी तक जा नहीं पा रहा है, तो अब अगेन छोटे छोटे कन्वेंस से इसमें उतार कर ले जाएंगे यहां पर। तो यहां पर भी अगर ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर का अगर ये 50 किलोमीटर से कम है और ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट है, ऐसे ट्रांसपोर्टर हब से कंसाइनी के पास जब माल पहुंचा रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है, तो यहां पर पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, पार्ट ए तो भरना है। ये पार्ट बी ऑप्शनल है, पार्ट बी ऑप्शनल है। ओके जी, तो ये हमारा पार्ट बी ऑप्शनल हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट, इसके बाद अगर आपका ट्रक खराब हो गया, आप अपना दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफर करोगे, आप अपना ही ट्रक दूसरा बुलाते हो, तो गुड्स ट्रांसफर करने से पहले पार्ट बी में अपना ट्रक नंबर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन आपका ट्रक नहीं है दूसरा, अपने दोस्त को बुलाओ। अगर अपने दोस्त को बुला रहे तो पहले आप अपना असाइन करो, ई-वे बिल उसको असाइन करो, फिर वो पार्ट बी अपना भरेगा, ट्रक नंबर भरेगा, फिर आप गुड्स लेकर जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, इसमें अब पॉइंट आता है ट्रांसशिपमेंट का। हाँ जी, सिटी एक्स से सिटी वाई एक ट्रांसपोर्टर लेकर जा रहा है, फिर सिटी वाई से सिटी जेड दूसरा ट्रांसपोर्टर लेकर जाएगा। तो पार्ट ए कंसाइनर भरने के बाद ई-वे बिल असाइन कर दे ट्रांसपोर्टर 1 को। ट्रांसपोर्टर 1 पार्ट बी भरेगा, अपना कन्वेंस नंबर डालेगा और ले जाएगा सिटी एक्स से सिटी वाई। सिटी वाई पहुंचने के बाद ये ट्रांसपोर्टर 1 ये असाइन कर देगा इस ई-वे बिल को ट्रांसपोर्टर 2 को, और ट्रांसपोर्टर 2 फिर पार्ट बी को अपडेट कर देगा। मतलब यहां पर अगर ट्रांसशिपमेंट हो रही है, नया ई-वे बिल नहीं बनेगा, बस पार्ट बी अपडेट होता रहेगा। चाहे आप ये एयरलाइन को असाइन कर दो, आगे ये तो हमने व्हीकल की बात करी, आप एयरलाइन को भी असाइन कर सकते हैं, सिर्फ पार्ट बी अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल। अगर गलत डिटेल डाल दिया आपने ई-वे बिल में, या आपका सेल ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो आप ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अगर रास्ते में चेक हो गया, फिर आप बोलते हो मैं वो गलती से गलत डिटेल डाल ली थी, मैं इसको कैंसिल करके नया बना देता हूं, फिर नहीं करने देगी। यहां अगर 24 घंटे बीत गए, फिर क्या ऑप्शन आपके पास?
हाँ जी, जो भी ईमेल बनता है इसके बाद रिसिपिएंट के पास वो डिटेल जाती है, उसे 72 घंटे में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। अगर 24 घंटे बीत गए तो आप रिसिपिएंट को बोलो ईमेल रिजेक्ट कर दे, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा जी। अगर वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करता 72 घंटे में, तो फिर ये माना जाएगा एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, ये जो डिटेल है, अगर सप्लायर ईमेल बनाता है तो रिसिपिएंट के पास जाती है, रिसिपिएंट अगर बनाता है तो सप्लायर के पास जाती है। तो दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है उस केस में, तो 72 घंटे का टाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, कंसोलिडेटेड ईवेबल। एक कन्वेंस में आपके 3 कंसाइनमेंट जा रहे हैं जी, इसमें हर एक का ईवेबल बना हुआ है, तो इन तीनों के बदले में क्या एक कंसोलिडेटेड ईवेबल ये ट्रक वाला बना सकता है? जी हाँ, ऑप्शनल है, बनाना चाहिए बना सकता है। नेक्स्ट, वैलिडिटी। हाँ जी, अगर आपका नॉर्मल कार्गो है तो एक दिन में 200 किलोमीटर चल जाना चाहिए। एक इस ईवेबल की वैलिडिटी है, एक दिन में 200 किलोमीटर तक जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अगले 200 किलोमीटर या पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल डे है। लेकिन अगर आपका ओडीसी है, ओवर डायमेंशनल कार्गो है, या मल्टी मोडल शिपमेंट, एक से ज्यादा मोड से आपका गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, जैसे रेल प्लस रोड प्लस शिप जरूर होना चाहिए, तो फिर आपका एक दिन में 20 किलोमीटर चलना चाहिए, और अगले पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल डे मिलेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार यहां से दिखाता हूं आपको। हाँ जी, ये देखिए, ये क्या है, ये है मल्टी मॉडल। पहले इधर की बात करते हैं। ये देखिए, अगर नॉर्मल कार्गो है तो आप 200 किलोमीटर तक एक दिन, 200 किलोमीटर आपको चलना एक दिन में। ये एक जो ईवेबल जनरेट किया, एक दिन में आपको 200 किलोमीटर चलना, एक दिन की वैलिडिटी में। अब अगर 210 किलोमीटर है तो पार्ट ऑफ 10 किलोमीटर है ना, पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर के लिए एक और एडिशनल डे मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका ये ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशन मतलब जो उस कन्वेंस की डायमेंशन है, देखो उससे बाहर भी निकल रहा है, आगे पीछे भी और आगे भी, ये बाहर निकल के आ रहा है इतना एरिया, इसे हम बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। एक इंडिविजुअल यूनिट है। हाँ जी, हम उनकी बात नहीं करें, जैसे आपने देखा होगा तूड़ा लोड हो रखा है, वो उसकी डायमेंशन से बाहर निकल के आ रहा है, उसकी नहीं, एक इंडिविजुअल यूनिट है जो ये इसकी डायमेंशन से बाहर निकल के आ रहा है, तो इसे एक दिन में 20 किलोमीटर, क्योंकि स्लो चलेगा ना, बड़ा स्लो चलेगा, तो 20 किलोमीटर चलना है जी। ठीक है जी। तो यहां पर हम ये देखो, ये भी ओवर डायमेंशनल कार्गो, इसकी डायमेंशन से बाहर निकल कर रहा है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है, तो एक दिन में से 20 किलोमीटर चलना है। फिर अगले पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर के लिए भी हम क्या कह रहे हैं जी, या 20 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल डे दे रहे हैं। अच्छा, अगर मल्टी मॉडल शिपमेंट है, साथ में शिप भी इन्वॉल्व होना चाहिए, सिर्फ रोड से नहीं, साथ में शिप भी इन्वॉल्व है, तो एक दिन के लिए 20 किलोमीटर, क्योंकि शिप बहुत स्लो चलता है ना, फिर तो इसलिए अब ये शिप में अनलोड करके फिर आगे जाएगा शिप, तो फिर एक एडिशनल डे मिलेगा पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के लिए। ठीक है जी, तो ये बात हमने करी थी। अच्छा, अब ये जो हमें 24 घंटे देखनी है, ये एक 200 किलोमीटर देखना है या 20 किलोमीटर देखना है, किस दिन से देखना है जी, जिस दिन ईवेबल जनरेट किया। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को ईवेबल जनरेट किया, टाइम इररिलेवेंट है, 9 बजे सुबह, 7 को, 1 बजे दोपहर को 7, ये इररिलेवेंट है। आपका पहला दिन ओवर होगा 2 जुलाई को रात 12 बजे, अगला दिन ओवर होगा 3 जुलाई को रात 12 बजे। मतलब पहले दिन में आपको एडिशनल टाइम मिल रहा है। पहले दिन में आपका 1 जुलाई को आपने कितने बजे भी आपने ईवेबल जनरेट किया हो, पहला दिन आपका अगले दिन रात 12 बजे ओवर होगा, फिर तो उसके बाद 24 घंटे का टाइम मिल रहा है। 3 जुलाई को फिर आपका अगला सेकंड डे ओवर होगा, ऐसे ऑन थर्ड डे। ठीक है जी। ओवर डायमेंशनल कार्गो हमने बता ही दिया आपको, जो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट होती है लेकिन उसकी डायमेंशन से बाहर निकल रही है। हाँ जी, क्या आप अपने ईवेबल की वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हैं? जी हाँ, अगर एक्सीडेंट हो गया, लॉकडाउन हो गया है, तो आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन क्या ये आपको एक्सटेंड ईवेबल की एक्सपायरी से पहले कराना पड़ेगा या बाद में भी करा सकते हो? बाद में भी करा सकते हैं 8 घंटे के अंदर। और ईवेबल जनरेट किया पूरे हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, पूरे भारत के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, एक कंसीडर कीजिए सिचुएशन, इसमें क्या है जी, हाँ जी, फ्राइडे को आपने ईवेबल का पार्ट ए भरा, मंडे को आपकी गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होनी है, तो आप एक काम करो, पार्ट ए भरा फ्राइडे को, अब इसको असाइन कर दो पार्ट बी भरने के लिए ट्रांसपोर्टर को। 15 दिन में वो पार्ट बी भर सकता है, अभी मैंने आपको बताया। तो पार्ट बी वो मंडे को भर लेगा जब मूवमेंट स्टार्ट करनी है, और आपकी ईवेबल की वैलिडिटी कब शुरू होगी? जब तक पार्ट बी नहीं भरा तब तक ईवेबल की वैलिडिटी शुरू नहीं होगी, क्योंकि वैलिडिटी नहीं है। तो पार्ट बी जब आप भरेंगे तो वैलिडिटी शुरू होगी, तो मंडे को आप भरवा लीजिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का ये हमने बता दिया। नेक्स्ट, रूल 13814, क्या हर केस में ईवेबल बनाना है? नहीं, कुछ केसेस में हमें ईवेबल नहीं बनाना। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, ए टू जे तक तो एक ट्रिक है, अल्फाबेट से मैंने बना रखी है। ए फॉर अनेक्शर में लिखे हुए गुड्स के लिए ईवेबल नहीं बनाना।
अब अनेक्शन में ये 8 चीजें लिखी हुई हैं। पहला अगर हम इसमें बात करें ज्वेलरी की, 5वां पॉइंट ज्वेलरी की। हाँ जी, झोले में लेके जा रहा है 10 लाख का सामान एक ज्वेलर, अगर ई वे बिल पोर्टल पर इंटीमेट करे कि मैं ये यहां से यहां पे लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा, जिसके एक्सेस में ई वे बिल पोर्टल है वो अगर इंटीमेट कर दे अपने, कोई जो एम्प्लॉय वहां पर बैठे हुए हैं, अपना कोई उसका गुर्गा है उसको इंटीमेट कर दिया, इसका तो जीवन रिस्क पे है। ऐसी करेंसी को अगर मूव कर रहे हैं, आरबीआई बैंक में भेज रहा पैसे 50 करोड़ रुपए, उस ये ई वे बिल अगर इसका बनाना जरूरी हो तो बता देगा एम्प्लॉय जिसके एक्सेस में वो पोर्टल होगा, 50 करोड़ जा रहा उड़ा दो जी। तो इसलिए यहां पर उन्होंने बोला जीवन रिस्क पर है, यहां पर नहीं बनाना। हाँ, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सितंबर 2022 से ई वे बिल पोर्टल को अपडेट किया गया है। यहां रूल में कोई अमेंडमेंट नहीं है, मतलब आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए गोल्ड रिलेटेड आइटम्स के लिए सिर्फ पार्ट ए भरना है, पार्ट बी नहीं, और पार्ट बी भरे बिना तो ई वे बिल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ पार्ट ए ऑप्शनल रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा एलपीजी गैस का सिलेंडर अगर आप नॉन डोमेस्टिक या फिर आप घर में भेज रहे हैं, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो है, इसके लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस के पोस्टल बैगेज के लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेशियस आइटम्स के लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। और यूज पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट, मैं अपनी कार दिल्ली से सोनीपत लेकर जाता हूं और सोनीपत से दिल्ली रोज लेके आता हूं, 50,000 से ऊपर की वैल्यू है, क्या ई वे बिल बनाना है? यूज पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स के लिए नहीं, नहीं, नहीं। कोरल अनवर्क एंड वर्क कोरल के लिए भी नहीं। और नेक्स्ट, ए फॉर एनेक्चर हो गया। अब बी फॉर बैलगाड़ी। बैलगाड़ी मतलब नॉन मोटराइज कन्वेंस, ऐसा कन्वेंस जिसमें मोटर नहीं लगी हुई है वो नॉन मोटराइज कन्वेंस, जैसे बैलगाड़ी है। ई वे बिल अगर इसके थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। लुधियाना में ये बहुत काम हो रहा था जैसे ई वे बिल आया। नेक्स्ट, सी फॉर कस्टम पोर्ट, और एच पॉइंट भी इसके साथ है। सी फॉर कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट या फिर लैंड कस्टम स्टेशन से आईसीडी या सीएफएस में गुड्स भेज रहे हैं, कस्टम की निगरानी में जाएगा, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एच पॉइंट इसका रिवर्स है कि यहां से सीएफएस आईसीडी से यहां पर कस्टम पोर्ट, तो एच पॉइंट में देखेंगे ये कस्टम पोर्ट आईसीडी से आपका कहां पर जा रहा है, आईसीडी सीएफएस टू कस्टम पोर्ट। यहां पर कस्टम पोर्ट टू आईसीडी जा रहा था, यहां आईसीडी सीएफएस टू कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन जा रहा है। इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप कस्टम वेयरहाउस में डिपार्टमेंट भेजता है सील लगाकर गुड्स के ऊपर में, अंडर कस्टम सील जाती है, तो भी यहां पर उनकी निगरानी में जा रहा है, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा सी और एच पॉइंट हो गया। डी फॉर डिक्लेयर एरिया, मान लीजिए एससी डिक्लेयर कर दिया, अभी नोटिफाई नहीं कर रखा, अगर डिक्लेयर कर दिया इस एरिया में लेकर जाओगे, डीटी से एससीजेड में मान लीजिए डिक्लेयर कर दिया कि एससीजेड में, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, यहां नोटिफाई नहीं हुआ, अगर ऐसे डिक्लेयर कर दे तो फिर ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ई फॉर एग्जम्प्ट, ये ट्रिक है याद करने की, और जे पॉइंट साथ में है, जे में निल रेटेड है, ये यहां पर ई में, यहां पर जे में एग्जम्प्ट है, ई में निल रेटेड है, तो एग्जम्प्ट और निल रेटेड गुड्स के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन डी ऑयल्ड केक भले ही एग्जम्प्ट है, इसके लिए ई वे बिल की जरूरत है। नेक्स्ट, एफ फॉर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल जिन पर ये जीएसटी नहीं है, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। जी, जीएसटी जिन पर नहीं, शेड्यूल 3 में लिखे हुए आइटम वाले गुड्स के लिए ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एच पॉइंट हो ही गया। आई फॉर इंडिया टू नेपाल भूटान या नेपाल भूटान टू इंडिया, नेपाल भूटान में कस्टम पोर्ट है नहीं क्योंकि वह सी नहीं है, इसलिए वो इंडिया के पोर्ट पर मंगाते हैं पहले फॉरेन कंट्री से, फिर वो नेपाल में जाता है। ये जब एक्सपोर्ट करना हो तो वो इंडिया के पोर्ट को यूज करते हैं, तो इसके लिए जब नेपाल से इंडिया में जाएगा या इंडिया से नेपाल में जाएगा तो ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डी, अब डिफेंस का सामान डिफेंस वाले ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रही है गुड्स का, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्टी कंटेनर्स, जो फॉरेन कंट्री में इंडिया में माल जो आता है वो आता है कंटेनर्स में, अब वो खाली हो गए, उन कंटेनर्स की मूवमेंट कर रहे हैं, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। ओ पॉइंट, एम्प्टी सिलेंडर्स, जो एलपीजी वाले एलपीजी गैस भरवाने के लिए इसको लेके जा रहे हैं, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। एन पॉइंट है, ये क्या है जी, अगर कंसाइनर के यहां से धर्म काटा जहां पर माल की तुलाई की जाती है वहां लेकर जा रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक है, जब वहां लेके जाएंगे और जब वहां से वापस लेके आएंगे, ई वे बिल की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कब ई वे बिल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में यहां पर ई वे बिल एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट हो रही है ना। मान लीजिए ये बी ने ए को माल बेचा 1 लाख का, बिल इसको बना दिया, अब ए ने आगे माल भेज दिया सी को, ए ने बी को इंस्ट्रक्शन दे दी, बिल तो मेरे को बना दे, शिफ्ट टू कर दे सी को, तो इसने आगे 1.5 लाख का माल बेचा। यहां पर किसको ई वे बिल बनाना है, या तो ए या बी, दोनों में से कोई बना सकता है। प्रैक्टिकली हमने बोला था ए को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बी बनाएगा तो वो ई वे बिल में वैल्यू डालनी होती है ना, वो तो क्या डाल देगा, 1 लाख डाल देगा,
फिर 1 लाख डाल देगा तो उसको प्रॉफिट पता लग जाएगा, तो इसलिए ए बनाएगा तो 1.5 लाख का ई वे बिल बना देगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये तो डीटीए टू एचसीएल मैंने बोला था, डिक्लेयर एरिया अगर नोटिफाई है तो फिर ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हाँ जी, अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं तो क्या कंसिक्वेंस होंगे? सेक्शन 122(1)(xIV वो कहता है पेनल्टी लगेगी अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे ई वे बिल नहीं है, तो 10,000 और टैक्स जितनी चोरी हुई है विजिबल इतनी ही पेनल्टी एचजीएसटी में भी। दूसरा, एक और एक्शन सेक्शन 129 में आपके गुड्स और कन्वेंस को सीज कर लिया जाएगा और फिर वह सेक्शन 129 की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, रूल 138A, ये ई वे बिल की कहानी खत्म हो गई। ई वे बिल से रिलेटेड अब कुछ रूल्स। हाँ जी, जो कन्वेंस, जो पर्सन इंचार्ज है कन्वेंस का मतलब जो ड्राइवर है, उसे अपने साथ एक मेन डॉक्यूमेंट इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चला। दूसरा, एडिशनल डॉक्यूमेंट ई वे बिल की कॉपी लेकर चलनी है या ई वे बिल का नंबर लेकर चलना है। जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो अपने ट्रक पर एक डिवाइस इंस्टॉल कराएंगे जिसे हम नाम दे रहे हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये उसका नाम नोटिफाई किया जाएगा, 4th पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नोटिफाई अभी नहीं किया हुआ है। ओके जी। नेक्स्ट, लेकिन रेल एयर वेसल के केस में आपको ई वे बिल साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये अभी लॉजिक बताया था, क्योंकि पार्ट बी भरने के लिए शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैडिंग नंबर ये चाहिए होता, वो है ही नहीं, तो इसलिए इनके लिए बोला इनके लिए कैरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंपोर्टेड गुड्स के केस में इनके अलावा एक बिल ऑफ एंट्री भी साथ में लेकर चलिए, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री के बेस पे पार्ट भरा होगा। अगर आपकी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं तो ये इनवॉइस की फिजिकल कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है कन्वेंस के ड्राइवर को। उसकी जगह वो जो QR कोड है एम्बेडेड विद आयरन वही दिखा देगा, वही काम कर जाएगा। हाँ जी, अगर आप ई इनवॉइस अपलोड करते हैं पोर्टल पर तो आपका ई वे बिल का पार्ट है ऑटोमेटिक भर जाता है। ये हमने इनवॉइस के चैप्टर में बात करी थी। ओके जी। फिर इसके बाद रूल 138B, ये ई वे बिल की कॉपी और इनवॉइस की कॉपी साथ में लेकर क्यों चलनी थी? ताकि कमिश्नर द्वारा अथॉराइज ऑफिसर या कमिश्नर जिसको एम्पावर कर रखा है उसके द्वारा अथॉराइज ऑफिसर बीच रास्ते में वो गुड्स की मूवमेंट के दौरान उस कन्वेंस को रोक के ई वे बिल चेक कर पाए कि ये इन्होंने हमारे को बता रखा था, हम यहां से हम मूव कर रहे हैं। नंबर 2, क्या वो आपके उसके कन्वेंस की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है? जी हाँ। कौन कर सकता है? यही अथॉराइज ऑफिसर या इसके अलावा कोई अदर ऑफिसर भी, अगर उसके पास टैक्स इवेजन की इंफॉर्मेशन आती है तो। अच्छा, जिन ट्रांसपोर्टर ने, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर ने RFID डिवाइस इंस्टॉल करके उसको रीड करने के लिए रीडर्स लगाए जाएंगे, वो रीडर्स उसको रीड करेंगे क्योंकि उसके ऊपर में ई वे बिल मैप होगा तो उसको रीड करेंगे। अच्छा, ये जो फिजिकल चेकिंग की गई, क्या इसकी रिपोर्ट अपलोड करनी है ऑफिसर को? जी हाँ। समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर, फाइनल रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर। ये फाइनल रिपोर्ट वाला 3 दिन वाला पीरियड फर्दर 3 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ये 24 घंटे और जो 3 दिन है किस टाइम से देखना है जी? जिस डेट को इंस्पेक्शन हुई है उसकी रात 12 बजे से। क्या एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होगी दोबारा भी हो सकती है? जी हाँ, अगर उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो। अगर ट्रक वाले को आधे घंटे से ज्यादा के लिए रोका जाता है, क्या वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है पोर्टल पर? जी हाँ, रूल 138D ये बोलता है। रूल 138E, ई वे बिल की ब्लॉकिंग। अगर ई वे बिल की ब्लॉकिंग 4 केसेस में हो सकती है। पहला, अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो उसने अपना क्वार्टरली टैक्स 2 लगातार क्वार्टर का नहीं जमा करा, मतलब CMP 08 नहीं फाइल करी। अगर वो नॉर्मल टैक्स पेयर है तो 2 लगातार 3B मंथली या क्वार्टरली उसने फाइल नहीं की। या अगर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है तो उसने कोई भी 2 लगातार नहीं, कोई भी 2 GSTR 1 नहीं फाइल करी मंथली या क्वार्टरली, और या फिर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है। अगर इन 4 केसेस में आपका ई वे बिल ब्लॉक किया जाता तो आपकी आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ई वे बिल ना आप बना पाएंगे, ना आपके बिहाफ पर कोई ट्रांसपोर्टर, इको, कुरियर एजेंसी जिसको आप ऑथराइज करते हैं, ये कंसाइनर ये भी नहीं बना पाएंगे। इसे समझने के लिए हमने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने सेल करी बी को, बी की ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक कर दी गई है क्योंकि उसने 3 पिछली 3B नहीं फाइल करी थी, तो 2 3B नहीं फाइल करो लगातार तो ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाती है, तो बी की फैसिलिटी ब्लॉक है। लेकिन बी ने परचेज करी है, सेल तो एक ही है, तो बी की आउटवर्ड मूवमेंट के लिए मना है, परचेज के लिए, इनवर्ड मूवमेंट के लिए मना नहीं है, तो बी की परचेज के लिए ई वे बिल बन सकता है। नेक्स्ट केस होने था, बी ने सी को सेल करी, अब बी ने अगेन अपनी 3 रिटर्न नहीं फाइल कर रखी हैं तो इसका ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक है। क्या इसकी सेल, इसकी आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ई वे बिल बन सकता है? नहीं। एक और क्वेश्चन किया था बिल टू शिप टू में, हाँ जी, बी की ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक है, लेकिन बी ने ए को बोला तू बिल मेरे को बना दे, शिप टू कर दे आगे, तो अब बी की सेल के लिए ई वे बिल बनना है।
क्या यहां पर ई वे बिल बन पाएगा? नहीं, ई वे बिल नहीं बन पाएगा क्योंकि आउटवर्ड मूवमेंट की बात है। लास्ट पॉइंट एक सर्कुलर है, अगर ई वे बिल बनाते समय कुछ गलतियां कर दी, माइनर एरर हैं, तो सेक्शन 129 नहीं लगाया। सेक्शन 129 में तो आपके गुड्स और कन्वेंस को सीज कर लेते हैं और फिर पेनल्टी लगाते हैं टैक्स का 200%। बोले वो नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ जनरल पेनल्टी लगाएंगे सेक्शन 125 में, सीजीएसटी में और एसजीएसटी में। वहां लग सकती है मैक्सिमम 25,000 और 25,000 तक, 50,000 तक टोटल लग सकती है सीजीएसटी एसजीएसटी में, लेकिन लगाएंगे कितनी? 500 रुपए सीजीएसटी में, 500 रुपए एसजीएसटी में, 1000 रुपए। कौन सी माइनर गलतियां हैं? आपने स्पेलिंग कंसाइनर के नाम में मिस्टेक कर दी लेकिन जीएसटी सही डाला है, पिन कोड में कोई गलती कर दी लेकिन उससे उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं हुई, आपने कंसाइनी के एड्रेस में थोड़ी गलती कर दी लेकिन लोकेलिटी सेम डाल रखी है, जो पार्ट ए भरते समय इनवॉइस नंबर या डिलीवरी चालान नंबर डालना था उसके डिजिट में कुछ गलती कर दी, या एचएसएन कोड के फर्स्ट 2 डिजिट तो सही डाले फिर आगे कुछ गड़बड़ कर दी, या फिर आपने व्हीकल नंबर डालते समय कोई एक आधी एरर कर दी 1-2 डिजिट में, तो यहां पर हम आपका सेक्शन 129 नहीं 125 लगाएंगे और पेनल्टी मैक्सिमम 500 सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1000 रुपए लगाकर छोड़ देंगे। यहां आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।